हाय एवरीवन, हम यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड हमने लेक्चर 1 के बारे में बात कर ली थी जहाँ पे हमने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करी थी और बहुत डिटेल में बात करी थी। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो मैं बोलूंगा कि आप पहले लेक्चर 1 देखिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग लेक्चर 2 के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे एंड बेसिकली इस पूरी सीरीज के अंदर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हम टोटल 10 लेक्चर कवर करेंगे। तो ये एक पूरी सीरीज होगी 10 लेक्चर की। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, कि किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप किस तरीके से निकाला जाता है, स्लोप क्या होती है। क्योंकि बिना स्लोप आप किसी भी चैप्टर को नहीं समझ सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में स्लोप की कॉन्सेप्ट है ना वो काम में आती है। तो यहाँ पे अगेन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर देखा जाए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है हमारे सामने वो डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस वी नीड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करना है किसी स्पेस के अंदर या प्लेन के अंदर तो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो वहां पे डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, उसके बाद में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इस तरीके से बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं किसी पार्टिकल के और किसी पॉइंट के किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। लेकिन हमारे फिजिक्स में हम लोग जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं मोस्टली वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम इसी के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो मोस्टली द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज्ड इन फिजिक्स। सो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, ओरिजिन एंड एक्सिस। तो आपने ये देखा होगा कि जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये वाला जो पॉइंट है ओ, ये वाला हमारा पॉइंट होता है ओरिजिन, एंड एक्सिस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक और ले लेते हैं हम लोग जेड एक्सिस। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है बेसिकली, एंड हम इसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर ओरिजिन की डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज फिक्स्ड पॉइंट वी कैन टेक एनीवेयर। यस, आप कहीं पे भी ओरिजिन को कंसीडर कर सकते हैं। आप जिस पेज में न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं ना, आप किसी भी पॉइंट पे, जैसे आप यहाँ पे ओरिजिन मान सकते हैं, यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पे मान सकते हैं, आपकी मर्जी, यहाँ पे मानो, यहाँ पे मानो, आप किसी भी पॉइंट पे ओरिजिन को कंसिडर कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग जितनी भी मेजरमेंट लेंगे वो सारे के सारे हम लोग कहां से कंसिडर करेंगे, ओरिजिन से। ओके, चाहे हम डिस्टेंस मेजर करें, चाहे हम टाइम मेजर करें, चाहे हम वेलोसिटी मेजर करें, स्पीड, कुछ भी मेजरमेंट करेंगे ना, मास, कुछ भी हम लोग कहां से मेजर करेंगे, ओरिजिन से। एंड जनरली इट इज डिनोटेड बाय ओ। अगली डेफिनेशन जो है वो एक्सिस की डेफिनेशन है। इट इज एनी फिक्स्ड डायरेक्शन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यू कैन टेक इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट, एंड जनरली वी डिनोट इट बाय एक्स एक्सिस। ओके, तो जैसे मान लो हमारा ये ओरिजिन मान लिया, तो यहां से ये अक्स ये पास कर रही है, इसको एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस हमने बोल दिया। यहाँ पे ओरिजिन है, हम एक्स एक्सिस को ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिन है, हम एक्स एक्सिस को ऐसे बना सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी एक्सिस होगी वो ओरिजिन से पास होगी एंड हम उसकी डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं। बट आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हम तो एक्स एक्सिस जनरली ये वाला केस कंसिडर करते हैं ना। देखो, ये वाला केस हम लोग कंसिडर करते हैं हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके साथ कंफर्टेबल है तो हम लोग यही यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, मिनिमम वन एक्सिस इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, से एक्स एक्सिस। अगर हमें किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करना है तो मिनिमम हमें एक एक्सिस चाहिए। जैसे मान लो कि एक पॉइंट पी है, ये इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो हमें एक एक्स एक्सिस चाहिए, एक एक्सिस, मिनिमम एक एक्सिस चाहिए। एंड यहाँ पे इस पॉइंट की अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करनी है तो मैं ओरिजिन से ही मेजर करूंगा, क्योंकि हम लोग ओरिजिन को रेफरेंस मानते हैं। रेफरेंस का मतलब है कि जितनी भी मेजरमेंट हम लोग करेंगे सारी की सारी ओरिजिन से करेंगे। अगर हमें टू आइडेंटिफाई ए पॉइंट इन प्लेन, अगर हमें प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हमें मिनिमम कितनी एक्सिस चाहिए, दो एक्सिस चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस हो गई एंड ये वाली हमारी क्या हो गई, वाई एक्सिस। ओके, तो जब हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्सिस होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे दो एक्सिस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये पॉइंट प्लेन में है।
तो अगर हमें प्लेन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है तो हमें मिनिमम 2 एक्सिस चाहिए, एंड ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन परपेंडिकुलर का साइन है, एंड ये वाला साइन पैरेलल का साइन है। ओके, तो हमें इस पॉइंट P की पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे 2 एक्सिस चाहिए, x एंड y, एंड ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। इसके बाद में टू आइडेंटिफाई ए पॉइंट इन स्पेस वी रिक्वायर 3 एक्सिस से x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो हमें यहाँ पे 3 एक्सिस चाहिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, एंड ये हो जाएगी हमारी z एक्सिस। एंड ये तीनों एक्सिस आना कहां से पास करेंगी, ओरिजिन से पास करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे ये पॉइंट P है ना, ये 3D के अंदर है, 3D मतलब स्पेस के अंदर है, ये इसको इस प्लेन में मत समझ लेना, ये स्पेस के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी जिस इस पेज पे मैं लिख रहा हूं ना, तो ये एक 2D लाइक 2D प्लेन है, तो यहाँ पे मैं 3D नहीं बना सकता। तो लेकिन ये 3 एक्सिस मैंने यहाँ पे दिखाई है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट P जो है यहाँ पे वो 3D के अंदर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑल दीज 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे देखो इस x एंड y के बीच में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंड x एंड z के बीच में भी ये वाला एंगल 90 डिग्री है, एंड y एंड z के बीच में भी ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये आपको समझने की जरूरत है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, एंड ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो बेसिकली ये पता है जेड एक्सिस कैसे है, जेड एक्सिस जैसे मान लो आप लोग समझो कि ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस, ये जिस पेज में मैं लिख रहा हूं ना उसी के प्लेन में है। तो ओरिजिन पे यहाँ पे अगर मैं एक मान लो एक पेन यहाँ पे वर्टिकल इस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन खड़ा कर दूं, वो पेन जो है वो जेड एक्सिस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, आपको ये समझने की जरूरत है। फिर देखो ऑल द 3 एक्सिस विल पास थ्रू कॉमन पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। ओके, तो हम जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट, ऑल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, सबके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। दूसरा, ऑल विल पास थ्रू ओरिजिन, सारी की सारी ओरिजिन से पास करेंगे यहां पे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको यहां पे 3D का फील लेना है, यहां पे हैव ए लुक एट ऑल द 3 एक्सिस, तो 3D का जैसे मान लो ये आप लोग जिस रूम में बैठे हो, ये रूम है, यहां पे आप लोग देख सकते हो कि एक कोना देखो, कोई भी एक कोना देखो, जैसे मान लो ये O पॉइंट है, तो अगर आप कोई भी एक कॉर्नर देखोगे तो वहां पे 3 एक्सिस, जैसे मान लो ये वाली एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड एक्सिस को। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, आप जिस भी रूम में बैठे हो तो ये वाला जो है ना वो फ्लोर है, बेसिकली ये वाला क्या है, फ्लोर है, ये सामने वाली दीवार है, ये सामने वाली वॉल है, एंड ये साइड वॉल है, यहाँ पे ऐसे मान सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे ये कोना है, अगेन मैं बता रहा हूं, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। तो आप ये फील ले सकते हो 3D का, यहाँ पे आप जिस भी रूम में बैठे हो किसी भी एक कोने को देखो, वहां पे 3 एक्सिस आप लोगों को दिखेगी। तो वो जो कोना है ना, वो कोना यहाँ पे ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे 2 डायग्राम और लिए हैं। जैसे यहाँ पे इस वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, इस वाले डायग्राम में ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एंड ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेड एक्सिस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि x एंड y के बीच में ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है, y एंड z के बीच में ये वाला एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है, एंड x एंड z के बीच में भी ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि तीनों एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है। आप ये वाला डायग्राम भी देख सकते हो, यहाँ पे ये वाला डायग्राम, तो जैसे अगर ये वाली आप x एक्सिस मान रहे हैं तो ये वाली क्या हो जाएगी, y एक्सिस हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, यहाँ पे z एक्सिस हो जाएगी। जैसे ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पे y एंड z के बीच में ये वाला एंगल है, ये वाला, ये भी कितना है, 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे 3 एक्सिस x y z तीनों देख सकते हैं, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। आई होप आप लोगों को ये तीनों डायग्राम से ये क्लियर हो गया होगा कि तीनों एक्सिस किस तरीके से सिचुएटेड होती है एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। उसके बाद में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे देखते हैं जो कि समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है कि ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब हम लोग यहां पे ओरिजिन जो होगा ना उसको मानेंगे एक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि सारी की सारी डिस्टेंस
टाइम, सब कुछ, कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी है वो ओरिजिन से करेंगे एंड ओरिजिन पे उसकी वैल्यू 0 मानेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे ये ओरिजिन है, तो अब ओरिजिन माना, तो जैसे मान लो अगर हमें इस वाले डायरेक्शन में जाना है तो इस वाले ओरिजिन पे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू ओरिजिन पे 0 हो जाएगी। तो अगर इस वाले डायरेक्शन में जाना है तो मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, और अगर मुझे इधर वाले डायरेक्शन में जाना है तो मैं x की वैल्यू नेगेटिव लूंगा। इन द सेम वे अगर मुझे इस वाले डायरेक्शन में जाना है तो ओरिजिन पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस वाले डायरेक्शन में y को मैं पॉजिटिव मानूंगा और नीचे वाले डायरेक्शन में मैं y को क्या मानूंगा, नेगेटिव मानूंगा। और ओरिजिन पे z की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, तो इस वाले डायरेक्शन में अगर मैं जाऊंगा तो z हम लोग पॉजिटिव लेंगे, एंड इस वाले डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो z क्या लेंगे, नेगेटिव। अगेन आप लोग समझ गए होंगे कि ये z एक्सिस कैसे है। z एक्सिस, इस ओरिजिन पे अगर आप एक पेन खड़ा कर देंगे तो वो वाला पेन जो है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो यहां पे आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक डायग्राम लिया है। जैसे मान लो यहां पे ये ओरिजिन है, ये वाला O, ओके। तो अगर इधर आपको मेजर करना तो आप देख सकते हैं +1 +2 3 4, इधर डिस्टेंसेस मेजर हो रही है पॉजिटिव x, ओके। तो ये वाली डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पॉजिटिव x को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। एंड ये वाले डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव x को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां आप देख सकते हैं -1 -2 -3 -4 इस तरीके से, ओके। ऊपर अगर जाएंगे तो ये हमारा +y को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हमारा -y को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये 1 2 3 4 ये कुछ भी हो सकता है, ये टाइम भी हो सकता है, ये डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। बस ये बात ध्यान में रखने की, अगर टाइम लेंगे तो टाइम केवल इधर ही जा सकते हैं, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा आगे की तरफ मूव करता है। तो टाइम के लिए हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस में यहाँ पे टाइम को कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऑल दीज एक्सिस आर कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस। इनको क्या बोलते हैं, रेफरेंस एक्सिस। एंड रेफरेंस एक्सिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ये आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो अगर आप लोग यहां पे लिखना चाहें तो ये +y हो जाएगा, ये यहां पे -y हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंसेस या कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी है तो किस तरीके से करनी है। तो इसी के साथ में हम लोग एक छोटी सी कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन क्वाड्रेंट्स, ओके। तो हमारे सामने यहाँ पे x एक्सिस है एंड ये वाली कौन सी है, y एक्सिस। तो इधर +x है एंड इधर की तरफ क्या है, -x, इधर की तरफ +y है एंड इधर की तरफ क्या है, -y है, ओके। तो जैसे मान लो यहां पे हम लोग देखें तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये वाला हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कि ये वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला है सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला है यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये वाला है यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये लिख लिया। तो जैसे मान लो कि हमारे पास में एक पॉइंट है यहां पे ए पॉइंट कहां पे है, ए पॉइंट है यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। तो इस ए पॉइंट के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा एंड जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, ओके। आप लोग देख सकते हैं यहां पे इस वाले डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है एंड इधर वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ओके। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, जैसे मान लो हमारे पास में बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इस बी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी एंड वाई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। आप लोग देख सकते हैं इधर वाई क्या है, पॉजिटिव है एंड इधर की तरफ जाएंगे तो वाई क्या है, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास में ये सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट के लिए एक्स कैसा होगा, नेगेटिव एंड सी पॉइंट के लिए वाई भी कैसा होगा, नेगेटिव, ओके। तो सी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहां पे एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी क्या होता है, नेगेटिव। एंड जैसे मान लो हमारे पास में एक और पॉइंट है डी पॉइंट, तो यहां पे एक्स डी होगा, एक्स डी तो पॉजिटिव होगा यहां पे, लेकिन वाई डी यहां पे क्या होगा, नेगेटिव, ओके। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स क्या होता है, पॉजिटिव एंड वाई यहां पे क्या होता है, नेगेटिव, ओके। तो ये एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा काम में आती है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट काम में आती है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर कोई पॉइंट यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एक्स नेगेटिव होगा, वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
अगर कोई पॉइंट यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो यहाँ पे x एंड y दोनों नेगेटिव होंगे, एंड अगर कोई पॉइंट यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x तो पॉजिटिव होगा एंड y यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आई होप आप लोगों को ये लॉजिकली समझ में आया होगा कि क्यों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर। अब यहां पे अगला सवाल आता है कि सर हमने एक्सिस की बात कर ली, लेकिन हम बहुत बार सुनते हैं कि एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल मोशन कर रहा है, पार्टिकल एक्स जेड प्लेन में मोशन कर रहा है, पार्टिकल वाई जेड प्लेन में मोशन कर रहा है। तो सर एक बार ये एक्सप्लेन कर दो कि एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन ये सब है क्या। तो बेसिकली हमारा जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, जो एक्स वाई जेड एंड ओरिजिन से मिलकर बना होता है, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में तीन प्लेन होते हैं, एक एक्स वाई प्लेन हो गया, एक वाई जेड प्लेन हो गया, एक एक्स जेड प्लेन हो गया। तो यहां पे ध्यान से देखो, वो प्लेन जो एक्स एंड वाई को मिलके बनता है, जैसे मान लो ये वाला प्लेन आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा एक्स वाई प्लेन होगा, जहां पे ये देखो ये एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर पार्टिकल यहां पे कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है, जैसे मान लो पार्टिकल यहां पे इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो बोलेंगे कि पार्टिकल जो है यहां पे वो एक्स वाई प्लेन के अंदर मोशन कर रहा है। ओके, तो अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस को मिलके बनता है, जैसे ये वाला प्लेन है यहां पे, ये वाला पूरा प्लेन, तो इसको हम लोग एक्स जेड प्लेन बोलेंगे। कौन सा प्लेन बोलेंगे, एक्स जेड। तो अगर कोई पार्टिकल यहां पे इस तरीके से मोशन करता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल एक्स जेड प्लेन के अंदर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ओके, एंड अगर हम लोग बात करें कोई प्लेन जो वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को मिलके बनेगा, जैसे ये वाला प्लेन आप लोग देख सकते हैं यहां पे, ये वाला प्लेन, तो ये वाला प्लेन यहां पे वाई जेड प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई पार्टिकल यहां पे इस तरीके से मोशन करता है तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल जो है यहां पे वो वाई जेड प्लेन के अंदर है। पार्टिकल किसके अंदर है, वाई जेड प्लेन के अंदर है। तो आई होप इस डायग्राम से आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन एंड वाई जेड प्लेन का क्या मतलब है, एंड किस तरीके से ये प्लेन्स जो होते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिचुएटेड रहते हैं। तो अगेन मैं बताऊं तो ये वाला जो है हमारा, ये एक्स जेड प्लेन को, एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला प्लेन जो कि एक्स एंड जेड एक्सिस को कंटेन करता है, ये एक्स जेड प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये वाला जो प्लेन है यहां पे, ये वाई जेड प्लेन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाता है कि ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस अंटिल और अनलेस इट इज मेंशन्ड। तो जैसे हमने ट्रिगोनोमेट्री में भी बात करी है कि अगर हमें एंगल मेजर करना है तो हम लोग सारे के सारे एंगल मेजर करेंगे यहाँ पे प्लस एक्स एक्सिस से। आइदर वी विल गो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, या तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करेंगे या क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करेंगे। जैसे मान लो ओए लाइन के लिए, यहाँ पे ओए लाइन के लिए थीटा 1 एंगल है, ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, ये हमने ट्रिगोनोमेट्री में बात करी है। फिर ओबी लाइन के लिए अगर हमें ये थीटा 2 मेजर करना है, जो कि प्लस एक्स से करेंगे, तो ये हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल को क्या लेते हैं, नेगेटिव। अगेन इसके बारे में भी हमने ट्रिगोनोमेट्री में बात करी है। अगर आपको डाउट है तो आप पहले ट्रिगोनोमेट्री देखिए, उसके बाद में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं थीटा 1 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, थीटा 2 हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं किसी भी पॉइंट के पोजीशन का किसी प्लेन के अंदर। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारे पास में 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हमारे पास में एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे वाई एक्सिस हमारे पास है। अब एक पॉइंट P लिया हमने, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x0 एंड y0। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स लाइक वो डिस्टेंसेस होती हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से जो किसी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग सारी जो भी मेजरमेंट करते हैं वो ओरिजिन से ही करते हैं, तो ओरिजिन पे हम लोग वैल्यू 0 मान के चलते हैं। एंड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, x0 एंड y0, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे x0 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, x0 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट P की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। यहाँ पे y0 क्या रिप्रेजेंट करता है, y0 रिप्रेजेंट करता है कि इस पॉइंट P की x एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। तो ये वाली डिस्टेंस y0 है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, x0। तो आई होप आप लोगों को किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को बोला जाता है अब्सिसा, जो कि x कोऑर्डिनेट है, एंड y कोऑर्डिनेट को यहाँ पे बोला जाता है ऑर्डिनेट, जो कि y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। ओके, तो ये मैथमेटिकल टर्म है अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, आपको ध्यान में रखनी है। ओके,
तो अभी हम लोग किसी पॉइंट की यहाँ पे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बात करेंगे। जैसे यहाँ पे 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब हम लोग क्या करेंगे, जेड एक्सिस को भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे ओरिजिन में हम लोग ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करेंगे तो वो जाएंगे 0 0 0, जहां पे ये क्या है, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है। ओके, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0। एंड पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे एक्स नॉट, वाई नॉट एंड जेड नॉट। ओके, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो जैसे मान लो हमारे पास में कोई दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहां पे x1 एंड y1 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं एंड x2 y2 यहां पे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें ए और बी के बीच की ये डिस्टेंस बतानी है कि ये डिस्टेंस क्या होगी यहां पे। ओके, तो हम 2D में किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू यहां पे हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। एंड ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इस फॉर्मूले का यूज होता है, तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे मान लो a और b, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट है ना, ये c पॉइंट है। तो बेसिकली यहां पे c पॉइंट कौन सा है, मिड पॉइंट है। तो अगर हमें पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम लोग पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ये तो पॉइंट सी का क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, इसको मैं x सी बोल देता हूं। एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये पॉइंट सी का क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोल देता हूं मैं, y सी। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट सी के, एंड ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट सी के। ओके, तो इस तरीके से आप लोग 2D के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो अब अगर हमारे पास में 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास में दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। 3D की बात करते हैं तो यहाँ पे जेड एक्सिस भी इंक्लूड हो जाती है। तो यहाँ पे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे x1 y1 z1 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड z2। हमें इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लो कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो अब हमारा ये पॉइंट P दिया जिसके कोऑर्डिनेट x नॉट y नॉट है, हमें इसकी डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से। तो देखो अगर ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, हमें पॉइंट A की दिया है, तो हम दूसरा पॉइंट क्या मानेंगे, ओरिजिन, एंड ये वाला पहला पॉइंट हो जाएगा। तो क्या हम लोग दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस नहीं बता सकते, जहां पे एक पॉइंट हम ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग P पॉइंट कर रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x नॉट y नॉट। तो हम लोग इनकी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहां पे x2 कितना हो जाएगा, x नॉट, x1 कितना हो जाएगा, 0। तो x नॉट माइनस 0 होल स्क्वायर, y नॉट माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे x2 हो जाएगा, ये यहाँ पे y2 हो जाएगा, ये यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये यहाँ पे y1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, d इज इक्वल टू रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर। तो आगे जब भी आप लोग किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें तो आप लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। ये 3D के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं। तो 3D में हमारा ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0, एंड यहाँ पे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x नॉट y नॉट एंड z नॉट। ओके, तो अगेन हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर का होल रूट। तो यहाँ पे ये वैल्यू x2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू y2 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू z2 को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, एंड ये यहाँ पे x1 है, ये यहाँ पे y1 है, ये यहाँ पे क्या है, z1। तो हमारे पास डायरेक्टली r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर प्लस z नॉट स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन। एंड ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो हर चैप्टर के अंदर यूज होती है, चाहे आप काइनेमेटिक्स ले लो, उसके बाद में आप चाहे वर्क पावर एनर्जी ले लो, उसके बाद में लाइक 12th के बहुत सारे टॉपिक्स जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होती है। इसके बिना आप एक सिंगल चैप्टर नहीं समझ सकते।
तो स्लोप, किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जैसे मान लो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एंड ये हमारी एक लाइन हो गई ए बी लाइन। तो जैसे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, तो ये जो लाइन है, इस लाइन का इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से झुकाव कितना है, इस झुकाव को हम लोग मेजर करते हैं स्लोप की फॉर्म में। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में यहां पे जो एंगल बना रही है वो कितना है? थीटा। तो स्लोप को हम लोग मेजर, मैथमेटिकल टर्म में मेजर करने का जो तरीका है वो है m इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड m यहां पे होता है स्लोप। ओके, तो हम लोग स्लोप को किस नाम से बोलते हैं? m के नाम से बोलते हैं, एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो टेन थीटा की वैल्यू के इक्वल होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर आपको किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप बतानी है तो आपको टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। जहां पे ध्यान क्या रखना है, थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन पी क्यू विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहां पे पी क्यू नहीं है, यहां पे बेसिकली ये ए बी लाइन है। ओके, ए बी लाइन। तो थीटा इस ए बी लाइन के द्वारा यहां पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल है ना, ये थीटा है। ओके, हियर द वैल्यू ऑफ टेन थीटा रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर मान लो हमें इस तरीके से एक लाइन दी हुई है ए बी लाइन, जिसमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पे x1 y1 दिए हुए हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहां पे x2 y2 दिए हुए हैं, हमें इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप बतानी है यहां पे। ओके, तो देखो यहां पे इस लाइन की स्लोप किसके इक्वल होगी? टेन थीटा के। जहां पे हम लोग थीटा कहां से मेजर करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे एक पैरेलल लाइन बना दूं, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दूं, तो ये पैरेलल लाइन के साथ में ये जो ए बी लाइन जितना एंगल बना रही है, उतना ही एंगल इस लाइन को अगर पीछे बढ़ाऊं तो किसके साथ बनाएगी? एक्स एक्सिस के साथ। तो बेसिकली यहां पे ये जो थीटा एंगल है, ये एक्स एक्सिस के साथ में ही एंगल है। ओके, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि स्लोप जब भी मेजर करेंगे तो आपको एंगल मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहां से एंगल मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ओके, तो हमें इस लाइन की स्लोप बतानी है, तो बेसिकली यहां पे ये एंगल कितना बना रहा है? पॉजिटिव एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं देखूं तो ये वाला क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा, यहां पे ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा, एंड ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पे इस ट्राइंगल को देखूं, यहां पे इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे टेन थीटा की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां पे ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर कौन सी लाइन हो जाएगी? बीसी लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, बेस क्या हो जाएगा यहां पे? एसी लाइन। ओके, तो अगर आप लोग एसी की ये डिस्टेंस देखो तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस है x2 माइनस x1। अगर बीसी की ये वाली डिस्टेंस देखो तो ये है y2 माइनस y1। ओके, तो यहां पे टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बीसी बाई एसी। तो बीसी यहां पे किसके इक्वल है? बीसी y2 माइनस y1 के इक्वल है। इसको डेल्टा y, ये जो साइन होता है इसको डेल्टा बोलते हैं, और इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे? डेल्टा y रीड करेंगे। तो y2 माइनस y1 यहां पे चेंज इन y को रिप्रेजेंट करता है कि जो y कोऑर्डिनेट है उसमें चेंज कितना हो रहा है। ओके, तो y2 माइनस y1 इसको डेल्टा y बोलेंगे, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन y को। ऐसे ही AC किसके इक्वल हो जाएगा? x2 माइनस x1, इसको डेल्टा x बोलेंगे, एंड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन x को। तो यहां पे इस स्ट्रेट लाइन की अगर हम मुझे स्लोप लिखनी है तो स्लोप क्या हो जाएगी? टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? BC। BC की वैल्यू कितनी है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई AC, एंड AC की वैल्यू यहां पे कितनी है? x2 माइनस x1। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे m टेन थीटा, m क्या हो जाएगी यहां पे? स्लोप। ओके, ये टेन थीटा के इक्वल है, एंड इसकी वैल्यू किसकी है? डेल्टा y बाई डेल्टा x के इक्वल है, ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इस तरीके से हम लोग किस तरीके से इस एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं जब उसके दो पॉइंट यहां पे हमें गिवन है। नेक्स्ट है डिफरेंट केसेस ऑफ स्लोप। तो बेसिकली किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है उसको m से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ये क्या होती है? टेन थीटा की इक्वल होती है, जहां पे थीटा जो मेजर करना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमें थीटा को क्या करना है? मेजर करना है। तो जैसे मान लो हमारे पास में ये ए बी लाइन है, केस वन में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास एक ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा बना रही है, एंड थीटा लेस देन क्या है? 90 डिग्री। तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन टेन थीटा के इक्वल होगी, एंड यहाँ पे थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब
ये कौन से यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो हमारी स्लोप भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ओके, सो व्हेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विल बी पॉजिटिव। ये चीजें आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिजिक्स में बहुत बार पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप की चर्चा करते हैं, बहुत बार क्या, ऑलमोस्ट हर बार ही जहां पे स्लोप की कॉन्सेप्ट आती है तो हम लोग देखते हैं पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप है या स्लोप जीरो है। केस 2 में देखें तो हमारे पास में ये स्ट्रेट लाइन है ए बी यहाँ पे, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वाला जो एंगल है ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इस लाइन की स्लोप किसके इक्वल हो जाएगी, टेन थीटा के इक्वल। थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी, क्योंकि जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो ये थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये क्वाड्रेंट की कॉन्सेप्ट मैंने ट्रिगोनोमेट्री वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप ट्रिगोनोमेट्री वाला लेक्चर देखिए, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री वाले लेक्चर का लिंक डाल दूंगा। तो स्लोप यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। तो आपको क्या याद रखना है कि जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो स्लोप जो होगी हमारी पॉजिटिव होगी, एंड जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो स्लोप हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी नेगेटिव। फिर उसके बाद में आता है केस 3, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे ये जो लाइन ए बी है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के यहाँ पे क्या है, पैरेलल, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, जीरो एंगल बना रही है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि जब भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, एंड जब दो लाइन एक दूसरे के ऐसे परपेंडिकुलर होती है तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड हमें पता है कि जब थीटा 0 होगा तो टेन थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे 0 हो जाएगी, क्योंकि टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो बेसिकली जब कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप कितनी होती है, 0। तो इफ स्लोप ऑफ ए लाइन इज 0 दैट मींस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर उसके बाद में आता है केस 3, यहां पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन ए बी है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री। तो बेसिकली ये वाला जो एंगल है थीटा ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, टेन थीटा के इक्वल होगी। थीटा कितना है, 90 डिग्री, एंड टेन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अनडिफाइंड बोल सकते हैं या फिर इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो टेन थीटा यहाँ पे इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाएगा। तो स्लोप कितनी हो जाएगी इस स्ट्रेट लाइन की, या तो इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। ओके, सो इफ स्लोप ऑफ ए लाइन इज infinite that means line is parallel to y axis or perpendicular to the x axis। ओके, तो ये देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है लेकिन y एक्सिस के पैरेलल है, दैट्स इट। ओके, तो ये यहाँ पे केस 3 नहीं है, ये केस 4 है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये केस 4 है यहाँ पे। ओके, तो आई होप आप लोगों को स्लोप से रिलेटेड अभी कोई डाउट नहीं है, अच्छे से आप लोगों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी स्लोप से रिलेटेड। ओके, तो अब हम लोग आना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल लिया है कि हमारा फॉर ए पॉइंट P57 फाइंड अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओके, तो जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं जहां पे एक्स एक्सिस होगा एंड ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। एंड देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 5 एंड 7। ये दोनों कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है, यहाँ पे ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट 5 एंड 7 है यहाँ पे। तो अब इसके कोऑर्डिनेट 5 7 है तो इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे ये वाली हो गई यहाँ पे y एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाली हो गई इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस। एंड तो यहाँ पे ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले डिस्टेंस। यहाँ पे 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे ये वाले डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5, एंड ये वाले डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7। एंड अगर ध्यान से देखें यहाँ पे तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे इस पॉइंट की, ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली। ओके, ये वाले डिस्टेंस ओरिजिन से हो जाएगी यहाँ पे। तो अब अगर मैं ओरिजिन को यहाँ पे O मान लेता हूं
तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये ओरिजिन हो गया O एंड जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे 0 0। तो हम लोग दो पॉइंट के बीच की ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जिसको मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, D बोल देता हूँ। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू हो जाएगा और OP इज इक्वल टू रूट, ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर, एंड x नॉट यहाँ पे हमारा 5 है, y नॉट हमारा कितना है 7। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा रूट, कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ओके, सो d इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 25 प्लस 49 एंड d इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 474। ओके, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। उसके बाद में क्या निकालना है कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितनी है 5, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितनी है 7। ओके, तो नेक्स्ट हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस दैट इज 7 एंड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दैट इज 5। अब एक और चीज निकालनी है हमें, यहां पे अबसिसा निकालनी है, अबसिसा एंड ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 7, अबसिसा होती है x कोऑर्डिनेट होता है वो कितना हो गया 5। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अबसिसा एंड ऑर्डिनेट भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ r इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। हमें यहाँ पे a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -9 एंड r, एंड हमें यहाँ पे b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3 3। तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 13 मीटर दी हुई है, तो हमें r की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पे आप लोग इसको x1 समझ सकते हैं, इसको y1, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा y2। तो अब अगर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें तो d इज इक्वल टू रूट, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो d कितना दिया हुआ है 13 इज इक्वल टू रूट, यहां पे कितना आ जाएगा x2 3 माइनस -9 होल स्क्वायर प्लस, आपको साइन के साथ में यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, y2 कितना है 3 माइनस r होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 13 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 होल स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस r होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इस रूट को हटाएं हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा 169 इज इक्वल टू 144 प्लस 3 माइनस r होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 3 माइनस r होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 169 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 माइनस r इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो यहाँ पे हम लोग एक बार 5 की वैल्यू हम लोग प्लस लेंगे एंड एक बार 5 की वैल्यू यहाँ पे माइनस लेंगे। ओके, तो अगर मान लो मैं एक बार यहाँ पे दो केसेस मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जिसमें एक बार हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या लेंगे प्लस, तो 3 माइनस आर इज इक्वल टू, अगर मैंने प्लस 5 लिया तो आर यहाँ पे आ जाएगा -2। ओके, एंड अगर मैंने 3 माइनस आर इज इक्वल टू मैंने -5 ले लिया तो यहाँ पे आर कितना आ जाएगा 8। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे आर की दो वैल्यू आ रही है, आर इज इक्वल टू -2 एंड आर इज इक्वल टू 8। ये दोनों ही आंसर सही है, यहाँ पे दोनों ही वैल्यू सही है। ओके, तो यहाँ पे r की दो वैल्यू के लिए यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर होगी, -2 एंड 8 के लिए। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास में अगेन दो पॉइंट है, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, पॉइंट बी इसके भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, आल्सो फाइंड स्लोप ऑफ ए बी लाइन। ओके, तो जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे अगेन अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे बनाएं तो ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई, एंड ये वाली लाइन मान लेते हैं कि ये वाली लाइन है। ओके, जहां पे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं 2 एंड 7, ये ए पॉइंट हो जाएगा। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पे 6 एंड
15, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी। ओके, तो डी का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यहां पे लगा देंगे। तो d इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ओके, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 4 स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 15 माइनस 7 8 स्क्वायर। ओके, 15 माइनस 7 8 होता है ना। ओके, 8 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट, हाँ जी 16 प्लस 64 एंड d इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे रूट 80। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमें ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप बतानी है। तो स्लोप बताने के लिए हमें ये वाला एंगल निकालना है, बेसिकली टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए जैसे मान लो इसके पैरेलल अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाऊं यहाँ पे, तो ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा। ओके, तो ये थीटा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर जो फॉर्मूला था कि टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 कितना है 15 माइनस y1 कितना है यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा x2 कितना है 6 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 एंड यही स्लोप ऑफ लाइन AB लाइन की स्लोप है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, m। ओके, तो ये हमारी AB लाइन की स्लोप है एंड ये डिस्टेंस है AB पॉइंट के बीच में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ो एंड इसको सोल्व करने का ट्राई करो आप लोग। ओके, तो यहां पे देखो, ए डॉग वांट्स टू कैच ए कैट, द डॉग फॉलोज ए पाथ हुज इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x, while cat follows a path whose equation is x square plus y square is equal to 8, the coordinates of possible points catching the cat। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि भाई यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पे जो डॉग है वो कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स, एंड केट यहाँ पे कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन को कैट फॉलो कर रही है एंड इस इक्वेशन को डॉग फॉलो कर रहा है। तो अगर डॉग कैट को पकड़ेगा तो वो दोनों उस पॉइंट पे सेम पॉइंट पे होंगे ना। मान लो किसी टाइम पे अगर डॉग कैट को पकड़ रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे दोनों कैट एंड डॉग एक सेम पॉइंट पे होंगे। तो सेम पॉइंट पे होंगे इसका मतलब दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेम। कैट का कोऑर्डिनेट्स एंड डॉग का कोऑर्डिनेट्स, दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो बेसिकली जहां पे ये डॉग कैट को पकड़ेगा वहां पे y इज इक्वल टू क्या हो रहा होगा, x। ओके, तो यहां पे when at a point of time when a dog will catch the cat, at that point, at that time, both dog and cat will have same coordinates, same कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे सेम कोऑर्डिनेट होंगे, अगर इस इक्वेशन के अंदर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स पुट कर दूं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2। तो अब देखो
x y के इक्वल है, x किसके इक्वल है, y, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ रही है, तो हमारे पास में सिमिलर यहां पे y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2, y की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमारे पास में इन यहां से क्या रिजल्ट मिलता है कि हमारे पास में 2 पॉइंट हो जाएंगे, ओके, 2 पॉइंट, एक पॉइंट 2 पॉइंट हो जाएंगे। तो एक पॉइंट मान लेते हैं कि पॉइंट कोई भी मान लो, पॉइंट P मान लेते हैं, पॉइंट A मान लेते हैं, चलो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे +2 एंड एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं B जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे -2 एंड दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे, क्यों, क्योंकि उस पॉइंट पे y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो ये वो दो पॉइंट्स हैं जहां पे डॉग जो कैट को पकड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है इन 2 पॉइंट पे पकड़ने की, ओके। तो अब देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर 2 इक्वेशन यहां पे यूज करी गई है। तो हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर 6 आई थिंक जो चैप्टर 6 है उसके अंदर ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि ये वाली जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है एंड ये वाली जो इक्वेशन है ये एक सर्किल की इक्वेशन है, ओके। तो अगर मान लो कि ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अगर हम लोग यहाँ पे एक फिजिकल डायग्राम बनाना चाहें तो किस तरीके से बनेगा, ओके। तो ये एक उस सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर कहां पे होता है, ओरिजिन पे होता है एंड ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कहां से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, ओके। तो यहां पे अगर हम लोग इसका फिजिकल सिचुएशन बनाना चाहें तो उससे पहले ये समझते हैं कि y इज इक्वल टू x, ये क्या है, ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन which is passing through origin and x square plus y square is equal to 8 x square plus y square is equal to 8, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल whose center is at origin, whose center is at origin, ओके। तो अगर हम लोग यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं तो जैसे मान लो ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हमारा हो गया +x, ये हमारा हो गया +y, ये हो गया -y, ये हो गया -x एंड यहाँ पे अगर मैं ये बना दूं सर्किल, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो सर्किल है इसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे, ओके। एंड एक स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे इस तरीके से पास कर रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ओके, ये स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन आना यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ को एंड ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ग्राफ को, ओके। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ एंड ये यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ओके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है ना, इस सर्किल को 2 जगह पे टच कर रही है या 2 जगह पे क्रॉस कर रही है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जहां पे x भी पॉजिटिव है एंड यहाँ पे y भी पॉजिटिव है एंड ये वाला पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है जहां पे x नेगेटिव है एंड y यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ओके, y यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं +2 एंड +2, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड -2, ओके। तो ये वो 2 पॉइंट हैं जहां पे ए एंड बी, जहां पे डॉग जो है इस कैट को पकड़ सकता है, ओके। तो इस सर्कुलर पाथ पे कौन चल रहा है, कैट चल रही है एंड इस स्ट्रेट पाथ पे कौन चल रहा है, डॉग चल रहा है, ओके।